Hello everyone, welcome to our channel Chemistry with Kiran. So students, get ready for the yet another interesting topic of inorganic chemistry, that is P block elements, जो कि काफ़ी important and interesting topic है. यहाँ पर जो questions है आपको रीजनिंग पूछे जाते हैं, पार्ट्स में पूछे जाते हैं, एंड ये जो टॉपिक है आपका पूरा 8 मार्क्स का है CBSE बोर्ड एग्जाम्स में. सो आई होप आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होगी पी ब्लॉक के बारे में. आप क्लास 11th में पढ़ा है आपने ग्रुप नंबर 13 एंड 14. सो वहां पर आप ये जानते होंगे कि पी ब्लॉक जो है इट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18. So all the elements from group number 13 to group number 18 are called p block elements, and if you see their electronic configuration, the last electron enters in the p subshell. That's why they are called p block elements. So p block elements के बारे में इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, यहाँ पर आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं, मेटेलॉइड्स भी देखने को मिलते हैं, एंड मेटल्स. सो तीनों तरीके के एलिमेंट्स आपको p ब्लॉक में मिलेंगे जो कि आपको s और d ब्लॉक में नहीं मिलते हैं. सो ये यहाँ पर कुछ बेसिक सी बात है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है इट इज अफेक्टेड बाय द एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में क्या है, कुछ 8 to 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर आपको क्लियर हो जाते हैं यू कैन आंसर एनी ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चन. सो ये तो बेसिक सी बात है, आप क्लास 11th में पढ़ते आए हैं. एटॉमिक साइज की वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए. डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होती है. सो डाउन द ग्रुप आप जानते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, डाउन द ग्रुप इट इज वेरी इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है. सो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है, एंड अक्रॉस द पीरियड आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है अक्रॉस द पीरियड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, ठीक है. डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती है कि एटम में आपका डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है. डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से बॉन्डिंग में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं. सो ये चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी. हो सकता है आपने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत क्लास 11th में पढ़ी है, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. So here in class 12 you have to study in detail group number 15, 16, 17 and 18. So first of all you should know how to write the journal electronic configuration. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक की, जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज NS2NP126. दैट इज S सबशेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड P सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 to 6 वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप नंबर, ठीक है. सो इन टोटल ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी कि आपको कैसे लिखनी है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम ग्रुप नंबर 15 को लेके चलते हैं. तो ग्रुप नंबर 15 में आपकी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. सो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लर्न करने के, जैसे कि नाना, पापा, आशु, सब बीमार. N से नाना, P से पापा, AS से आशु, SB सब, BI बीमार. या फिर आप इस तरीके से लर्न कर लीजिए, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर. नई पड़ोसन, N से नई, P से पड़ोसन, AS ऐश्वर्या, SB सब से भी से और BI से भी, ठीक है. इस तरीके से आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे. सो मेन चीज ये है आप ये चीज लर्न कर लेंगे. देन यू शुड नो कि पीरियोडिक आपका जो पीरियड नंबर क्या है, ठीक है. जैसे नाइट्रोजन के लिए पीरियड नंबर 2 है, फॉस्फोरस के लिए 3, आर्सेनिक के लिए 4, एंटीमनी के लिए 5, बिस्मथ के लिए 6. इतनी चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि एलिमेंट कौन से पीरियड का है. नाउ सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एलिमेंट के पास, ठीक है. क्योंकि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव टू राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. सो आपको कुछ बेसिक सी चीज में बता दूं, जैसे कि
किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 15 में इन सब एलिमेंट्स के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे एलिमेंट्स के पास 6 होंगे। ग्रुप नंबर 17 में इन सब के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 16 में कोई भी एलिमेंट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। नाउ चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, आपको पीरियड नंबर का पता चल गया। नाउ इट्स वेरी इजी टू राइट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सी। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजन में आपने अब क्या है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126, तो यहाँ पर 5 है, तो आपको इन टोटल यहाँ पर 5 करने हैं। तो 2s2, 2 क्यों लिखा, सेकेंड पीरियड में है आपका नाइट्रोजन। 2s2 2p कितने बचे, 2 + 3 5। इज दैट क्लियर? सिमिलरली फॉस्फोरस के लिए आपने लिखनी है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड नंबर इज 3, 3s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, 3s2 3p 3, 2 + 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली आर्सेनिक के लिए आपने लिखनी है ग्रुप, आपका पीरियड नंबर 4 है, 4s2 4p 3। सो इस तरीके से आपको जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए देखिए, ग्रुप नंबर 16 आ गया, तो आपको इन टोटल NS2NP126 जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो कैसे करेंगे, पीरियड नंबर आपका 2 है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेते जाएंगे एंड S2P4, S2P4। ठीक है, पीरियड नंबर चेंज होता जाएगा बस। इज दैट क्लियर? सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आयोडीन की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जस्ट ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ। आप कैसे लिखेंगे, पीरियड नंबर इज 5, S2 5p, आपको इन टोटल 7 करने हैं, तो 5 + 2 7, 2 + 5 7। Is that clear? So in this way you can easily write the journal electronic configuration. I hope it is clear to you. Now next important चीज जो है, वैसे आपको मेमोराइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है एटॉमिक नंबर्स, बट फिर भी आपको एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पर, हाउ टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स। सो यू शुड नो, यू माइट बी नोइंग अबाउट द नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, जिस हिसाब से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं। सो जस्ट राइट दीज नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट्स, लाइक हीलियम पीरियड नंबर फर्स्ट के आगे आपने 2 लिखा, सेकेंड पीरियड के आगे 8, ठीक है, थर्ड पीरियड के आगे 8, फिर 18, 18 एंड 32। इन दिस वे यू हैव टू राइट द नंबर्स। नाउ लेट्स सी, आपको नियॉन के लिए चाहिए था एटॉमिक नंबर। सो व्हाट यू हैव डन, 2 + 8 10। ठीक है, नाउ इफ यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, यू हैव टू एड 10 + 8, the number which is in front of the argon. ठीक है, 8 + 10, this is 18. Now for krypton, if you have to find the number of krypton, you have to add 18 + 18 36. ठीक है, for xenon 36 + 18 54. Is that clear? Now for radon 54 + 32 86. So in this way you can write down the एटॉमिक नंबर्स। एक और बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का 1 to 10 तो सबको याद रहता है, नाइट्रोजन का आपका नंबर होता है 7। फॉर फॉस्फोरस यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दिस 7 + 8। फॉस्फोरस के आगे क्या नंबर है, 8, 7 + 8 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, नाउ फॉर आर्सेनिक 15 + 18 यू हैव टू ऐड, इट इज 33। फिर 33 + 18 यू हैव टू ऐड 51, 51 + 32 you have to add, you will get 83. So in this way you can easily write down the atomic numbers. ठीक है, ये एक ट्रिक थी जो मैंने समझा आपको जरूरी है, might be it will be helpful for you.
Now let's discuss about oxidation states and inert pair effect. So inert pair effect जो है बच्चों, it is one of the important concept which I thought you should know at the starting, क्योंकि ये जो concept है आपका काफी सारी physical properties को affect करता है and काफी सारे आगे concepts में भी use होने वाला है. So let's get started. ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है? सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्लियर होना चाहिए. किसी भी एलिमेंट की वो फाइनल स्टेट जब उसके आसपास से सराउंडिंग एटम्स उसे छोड़कर निकले, या तो इलेक्ट्रॉन्स देकर निकले या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसके पास से निकल जाए. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग. ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? And an element is capable to show the maximum oxidation state will be equal to the valence electrons. जितने valence electrons उसके पास होंगे, ठीक है, उतनी वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. कहने का मतलब क्या है? लेट्स सी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप नंबर 15. सो इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 5 के 5 ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, ठीक है, टू गो टू द स्टेबल स्टेट. तो क्या होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +5. ग्रुप नंबर 16 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज +6 एंड ग्रुप नंबर 17 की +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. बट अब ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, ये एक आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट पे डिपेंड करता है. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं. अभी पहले एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख रही हूं. ऐसा कहा जाता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले ये बात क्लियर हुई आपको कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मे और मे नॉट इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज इनर्ट पेयर इफेक्ट अफेक्ट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर एलिमेंट्स. सो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आपका डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं, हैवियर एलिमेंट्स के पास जब आप पहुंचते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है, वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बच्चों? क्या होता है कि जैसे अब देखो, मैंने आपसे बोला कि आपका ग्रुप नंबर 15 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, सो एलिमेंट्स कैन नॉट शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, यहां पर क्या होगा, इनकी वैलेंस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, इट इज NS2Np3. ठीक है, दैट इज 2 + 3 5. ये पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी बॉन्डिंग में यूज कर रहे थे ऊपर वाले एलिमेंट्स. बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो ये आपका जो S सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एंड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो P वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट्स व्हाई हेवियर एलिमेंट्स कैन शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों? ये जो हेवियर एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या होता है कि 14 एलिमेंट्स आपके बीच में लैंथेनॉइड्स आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर P ब्लॉक में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर बड़े हैं. तो कहने का मतलब क्या है, जब बड़े एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटम्स बड़े होते हैं, तो वहां पर D और F ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं. अब D और F जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या, इनकी जो शील्डिंग पावर होती है बच्चों, इट इज वेरी पुअर. अब शील्डिंग पावर क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, बट आई एम टेलिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड द शील्डिंग इफेक्ट क्या है, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस है एंड यू हैव दी ऑर्बिटल्स लाइक दिस शेल. ठीक है, शेल्स हैं आपके पास, 1 शेल 2 शेल. ठीक है, सो इन दिस वे यू फॉर द हेवियर एलिमेंट्स बहुत सारे शेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकेंड शेल में आपके 8. सो इन दिस वे फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि ये वाला शेल आपका यहाँ पर जो है इसमें डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं. ठीक है,
एंड ये बाहर वाला शेल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, अब इन पर क्या इफेक्ट होने वाला है इनर ऑर्बिटल, इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से। आप एरोस देख रहे हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ मैंने एरो लगाया है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्सिव एक्शन आता है। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर चार्ज हो जाता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो बाहर की तरफ ये इनर इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू कम इनटू द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहानी की तरह इसे समझते हैं। ये आपका न्यूक्लियस जो है इट इज अ सेलिब्रिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेलिब्रिटी है। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इनर आपके ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो क्या आप उन्हें समझ लीजिए कि वो बॉडीगार्ड है उस सेलिब्रिटी के, ठीक है। अब बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? बॉडीगार्ड का काम क्या होता है कि वो सेलिब्रिटी को बाहर की पब्लिक से प्रोटेक्ट करें, ठीक है, गार्ड करें। दैट इज शील्डिंग। गार्ड करना मतलब शील्डिंग करना। तो शील्डिंग कैसे करेंगे? जब वो बाहर की तरफ पब्लिक को धक्का देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात क्लियर हुई। तो न्यूक्लियस आपका सेलिब्रिटी है, इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके गार्ड हैं जो कि शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स से। बट जैसे ही आप हेवियर एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, इन इनर आपके जो शेल्स होते हैं, इनमें ऑर्बिटल्स कौन से फिल होते हैं? एफ और डी। अभी मैंने बात करी, ठीक है, एफ और डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एफ और डी ऑर्बिटल्स की शेप ना बच्चों बहुत डिफ्यूज होती है, बड़ी होती है। तो आप बस इतना सा माइंड में रखिए कि ये डी और एफ ऑर्बिटल्स रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है। ये डी और एफ ऑर्बिटल्स अगर रास्ते से हट गए, अगर गार्ड रास्ते से हट गए, तो क्या होगा? पब्लिक जो है वो आकर सेलिब्रिटी की तरफ गिरने लगेगी, उसकी तरफ पहुंचेगी ऑटोग्राफ लेने, कुछ भी करने, ठीक है, फोटोग्राफ खिंचवाने, ऑटोग्राफ लेने। सो क्या होगा? सो इसी तरीके से यहां पर आप बात को समझेंगे कि अगर डी और एफ ऑर्बिटल्स ने अपना शील्डिंग करनी कम कर दी तो नॉर्मली आपका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स आकर आपके यहाँ पर न्यूक्लियस पे आकर स्टिक हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, यही चीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है पुअर शील्डिंग दिखा रहे हैं हेवियर एलिमेंट्स में। तो पुअर शील्डिंग की होने की वजह से जो आपके एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा टाइटली बाउंड हो जा रहे हैं। अगर वो ज्यादा टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो गए तो वो बॉन्डिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट और ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ और डी ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? अब आपके माइंड में एक और चीज आ रही होगी कि अगर एस के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो पी के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? इसे भी हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे। वैसे तो यू माइट हैव स्टडीड दिस थिंग इन क्लास 11th कि पेनिट्रेटिंग पावर एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, देन पी की होती है, देन डी एंड एफ। दैट इज कहने का मतलब है कि सबसे पहले आकर, अगर न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है तो सबसे पहले आकर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आकर न्यूक्लियस के पास बैठ जाएंगे, देन पी के आएंगे, देन डी के, देन एफ के, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है। तो आप इसे समझ लेंगे कि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी डिसिप्लिन सिंसियर बच्चे हैं जो कि एक ही बारी में कहना मान जाते हैं। देन पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहना मानते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत साथ में नाराजगी भी दिखाते हैं कि हमें डांट लगा दी, ठीक है। देन डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, उन्हें जितना मर्जी कुछ भी कह लो उन पे कोई असर नहीं पड़ता। सो इस तरीके से आप ये माइंड में क्लियर कर लेंगे कि अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा लग भी रहा है तो एस के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे न्यूक्लियस पे, पी के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड नहीं होंगे। सो पी के इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल शो द रिलक्टेंस, ठीक है, फॉर द बॉन्डिंग।
सो अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन करनी है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट चाहिए, ठीक है, वैलेंस शेल है ना, reluctance of the outermost s orbital to participate in the bonding. That is why it is happening, because of the inert pair effect. Electron pair becomes inert हो जा रहा है, वो कोई एक्शन नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस के साथ स्टिक हो गया, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिकम इनर्ट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी एंड एफ ऑर्बिटल. सारी कहानी किसकी वजह से हो रही है? डी और एफ ऑर्बिटल्स के पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बिकमिंग इनर्ट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग बिकॉज पुअर शेडिंग होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. सो एस के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? सिंपल सी कहानी है, छोटी सी, एंड यही कॉन्सेप्ट आपका कई सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बता दूं. नाउ अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की डाउन द ग्रुप. अब आपको क्लियर हुआ, ये डाउन द ग्रुप आपकी +3 जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर एलिमेंट्स में क्या थी? +5, ठीक है. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई, लोअर ऑक्सीडेशन +3 हो गई, ठीक है. तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा है. अब ग्रुप नंबर 16 और 17 के एलिमेंट्स की अगर डाउन द ग्रुप हम बात करें तो ये एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता एक्शन में. इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करता है आपका ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 में, एंड आपको क्लास 12th में 15 का डिटेल में पढ़ना है. सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, जो कि आपका ये भी है कि व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो यू माइट गेट द क्वेश्चन लाइक दिस. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. यहां पर आपको कंपेयर करी हुई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड सेकेंड पार्ट में आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपेयर करी हुई हैं, ठीक है. एंड यू आर आस्क्ड टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब जब आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन देख रहे हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं? सबसे पहले आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ. डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. दैट मीन्स बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +3 अगर है तो बिस्मथ की ज्यादा होगी, देन एंटीमनी की, देन आर्सेनिक की. इज दैट क्लियर? एंड अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है. कहने का मतलब ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ ज्यादा होती है. दैट इज ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. आर्सेनिक सबसे पहले प्रेजेंट है टॉप पे, तो स्टेबिलिटी +5 आर्सेनिक की ज्यादा होगी, देन एंटीमनी की, देन बिस्मथ की. तो इस तरीके से आप ऑर्डर देख सकते हैं. देखिए लोअर ऑक्सीडेशन जब हमने कंपेयर किए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहां पर क्या था कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाएंगे बिस्मथ सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है. सो इस तरीके से आपका ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी का, ठीक है. एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जब आप पूछेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एलिमेंट्स की ज्यादा स्टेबल होती हैं जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. सो यू जस्ट कीप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड. हायर एलिमेंट्स have the higher oxidation state stable and lower elements have lower oxidation states stable. Is that clear? So students, this is all about today's video. In our next video, we will start the different properties, physical properties of group number 15. So we will start group number 15 in detail from our next video. So keep doing your revision and all the best.